चलिए बाबा, आज हम रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन का। एक्चुअली हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन का। पिछली क्लास में हमने सेक्शन नंबर 22, 23 और 24 का रिवीजन किया था। आज हम करेंगे रिवीजन अपने सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26 का। चलिए बाबा शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 25 बात करता है प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 26 बात करता है सर डीम्ड रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 25 बोलता है अगर एक व्यक्ति सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24 में लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 बोलता है उसे रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन 30 डेज। तो अगर एक व्यक्ति लायबल हो गया अंडर सेक्शन नंबर 22 और 24, तो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 आएगा और वो बोलेगा अगर एक पर्सन लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन 30 डेज, मतलब अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। ठीक है सर, उसे अप्लाई कर देना है विद इन 30 डेज। अब उसके बाद बोला गया है प्रोवाइजो। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 का एक प्रोवाइजो है जो बोलता है, दो प्रोवाइजो है। पहला प्रोवाइजो बोलता है अगर आप हो सीटीपी और एनआरटीपी तो आपको अप्लाई करना है 5 दिन पहले। अगर रजिस्ट्रेशन अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो यहां से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है। सर अगर मैं हूं एक एसईजेड यूनिट या एक एसईजेड डेवलपर, तो सर मेरे को एक स्टेट में ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब मेरा नॉर्मल यूनिट का तो अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा और एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर अगर मैं हूं तो मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 का एक एक्सप्लेनेशन है। वो बोलता है अगर आप हो एक व्यक्ति जो सप्लायर हो बेसिकली रजिस्टर्ड इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो सर आपको नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेना है? रूल नंबर 8 बोलता है एप्लीकेशन देना है। रूल नंबर 9 बोलता है वेरिफिकेशन होगा। रूल नंबर 10 बोलता है कि सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं रूल नंबर 8 से। रूल नंबर 8 बोलता है आपको डालना है एप्लीकेशन। आपको जाना है ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन डालना है। सर एप्लीकेशन किसको डालना है? एवरी पर्सन जो भी लायबल हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेना है अदर देन एनटीओ। सर एनटीओ क्यों अलग? एनटीओ के लिए क्या बोला गया है? एनटीओ मतलब एनआरटीपी, टीडीएस डिडक्टर एंड टीसीएस कलेक्टर। एनआरटीपी के लिए बोला गया है, उसके लिए रूल नंबर 8 एप्लीकेबल नहीं है, रूल नंबर 13 एप्लीकेबल है और उसका एप्लीकेशन आरईजी 01 जो बेसिकली रूल नंबर 8 में आरईजी 01 बोला हुआ है उसमें नहीं जाएगा, उसका एप्लीकेशन जाएगा आरईजी 09 में। अगर आप हो टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर तो आप पे भी रूल नंबर 8 एप्लीकेबल नहीं होगा और आपका भी एप्लीकेशन जाएगा रूल नंबर एज पर रूल नंबर 12 आरईजी 07 में। अगर आप हो एक OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, तो बेटा आप पे लगेगा रूल नंबर 14 और आपका भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जाएगा इन आरईजी 10। ठीक है सर, इनका बात बाद में करेंगे। अभी चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोलता है सर आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। बेसिकली इफ यू आर ए पर्सन हु इज लायबल अंडर सेक्शन नंबर 25 तो आपको जाना है आपको जाना है ऑनलाइन और पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरईजी 01 में डिक्लेयर करना है पीएमएस। सर पी फॉर पैन नंबर और पैन नंबर को चेक कर लिया जाएगा, बेसिकली वैलिडेट कर लिया जाएगा थ्रू द सीबीडीटी डेटाबेस। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डिक्लेयर करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा थ्रू ओटीपी। फिर आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को भी डिक्लेयर करना है। तो सर आपको ऑनलाइन जाना है, अगर रजिस्ट्रेशन लेना है ऑनलाइन जाना है, पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरईजी 01 में पीएमएस डिक्लेयर करना है। पीएमएस मतलब पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक बार आपने ये तीनों डिक्लेयर कर दिया, उसका वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज कीजिए और ऑनलाइन आपको मिलेगा पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01 जिसको साइन करके ड्यूली वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चिपका के आपको सबमिट कर देना है। अब जब आप पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01 सबमिट करते हो
तो सर उधर एक टैब आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। तो सर ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट ने लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक सप्लायर्स वगैरह बन गए थे मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिस को रोकने के लिए बोला है हम आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01 में एक आधार ऑथेंटिकेशन का टैब डाल दिया, जहां आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सर ये आधार ऑथेंटिकेशन किसको करना है, किसको नहीं करना है? आपको याद रखना है 25(6)A, 6B, 6C और 6D बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। सर अगर सेक्शन नंबर 25(6)A की बात करूं तो सेक्शन नंबर 25(6)A बोलता है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन मतलब बिफोर 1/4/2000 बिफोर 1st of April 2020 से पहले, बिफोर 1st of April 2020 से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो सर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, बट फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड, और अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। 6B बोलता है कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। किसको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा? इंडिविजुअल व्यक्ति को आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा फ्रॉम 1st of April 2020। मतलब सर आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मतलब आप जब जीएसटी आरईजी 01 का पार्ट बी सबमिट करोगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। ठीक है सर, तो मैं अगर एक इंडिविजुअल हूं तो मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। ये बोला गया है 6B में, इंडिविजुअल शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ आधार नंबर और ही विल बी गिवन ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा अगर आप हो एक इंडिविजुअल। ठीक है सर, उसके बाद 6C क्या बोलता है? 6C बोलता है फॉर्म 1st of April 2020 अगर आप हो AMK, A for authorized signatory, M for managing and authorized partner and K for कर्ता, IAMK। आपको ध्यान रखना है I for इंडिविजुअल, 6B में बोला है इंडिविजुअल को कराना है, 6C में बोला है ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, M फॉर मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, K फॉर कर्ता, कर्ता को भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। कब से कराना है? फ्रॉम 1st of April 2020। मतलब ये दोनों 6B एंड 6C नए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने 1st of April 2020 के बाद 1st of April 2020 के बाद या उस दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है अगर आप हो IAMK। डन सर। और उसके बाद 6D आता है। 6D बोलता है कि 6A, 6B, 6C एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप एक व्यक्ति हो। कौन है व्यक्ति जिसपे 6A, 6B, 6C एप्लीकेबल नहीं होता? अगर आप हो न्यू दिल्ली PSU, सर N फॉर नॉन इंडियन सिटीजन, D फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, L फॉर सर लोकल अथॉरिटी, P फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, S फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड U फॉर UIN होल्डर। इनको आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराना है। तो सर यही बोला गया है कि 6C में बोलता है ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड कर्ता हैज टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन फ्रॉम 1st of April 2020। 6D बोलता है 6A, 6B, 6C एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराना है। किनको नहीं कराना है? जिनको नोटिफाई किया गया है, और नोटिफाई किया है न्यू दिल्ली PSU को, नॉन इंडियन सिटीजन, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ए UIN होल्डर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब अगर आप एक व्यक्ति हो जिसको आधार ऑथेंटिकेट कराना है तो जब आप पार्ट बी सबमिट कर रहे हो आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करोगे। देखिए बाबा, आधार ऑथेंटिकेशन करोगे तो बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं करोगे तो ऑल्टरनेट मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा। बेसिकली आपका फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। डन सर। तो सर आपने जब पार्ट बी सबमिट किया, क्या आपने यस बोला? जब आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा गया तो सर यस सर मैंने यस बोला है, तो ये बोल रहे हैं अगर आपने बोला है यस मैं आधार ऑथेंटिकेट करना चाहता हूं तो ये बोलते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा जिस दिन, बेसिकली क्या होता है अगर आपने पार्ट बी ऑफ आरईजी 01 सबमिट किया है, समझ लीजिए पार्ट बी ऑफ आरईजी 01 सबमिट किया आपने ऑन 1st of जनवरी, तो सर यहां पे आपने आधार ऑथेंटिकेशन को यस बोल दिया है अगर, तो ये बोलते हैं आपके मेल आईडी पे एक लिंक भेजेंगे, लिंक को क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपका आइडेंटिटी हम वेरीफाई कर लिए हैं, मान लिया जाएगा। डन सर। तो सर ये मेरे को लिंक भेज देंगे ऑन 1st of April 2020।
समझ लीजिए 1 जनवरी 2020 में आपने एप्लीकेशन डाला, जिसमें आपने पार्ट बी में यस बोला है, तो सर आपको 15 जनवरी तक का 1 जनवरी अगर आपने एप्लीकेशन डाला है जिसमें पार्ट बी में आपने यस बोला है, तो 15 जनवरी तक का आपको टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। कभी भी जाइए ऑनलाइन, ईमेल आईडी पे एक हाइपरलिंक आया होगा, हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और आपका आधार वेरीफाई मान लिया जाएगा। तो समझ लीजिए मैंने 8 जनवरी को आधार वेरीफाई किया, तो सर उस दिन माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। सर मैंने अगर 15 दिन में नहीं किया, तो जैसे ही ये 15 दिन खत्म होते हैं 16 जनवरी को मान लिया जाएगा कि आपने आधार वेरीफाई कर दिया है। मतलब आपने आधार तो वेरीफाई नहीं किया, मतलब 16 को वो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मान लेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ये बोल रहे हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी REC 01। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, उसके बाद ये बोल रहे हैं आपको एक्नॉलेजमेंट दे देंगे इन जीएसटी REC 02। सर सीटीपी के लिए एक पॉइंट बोला गया है, सीटीपी को एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिया जाता है, उसके बेसिस पे वो टैक्स डिपॉजिट करते हैं, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। ठीक है सर। सर अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया, मैंने जब एप्लीकेशन सबमिट किया पार्ट बी, तो इधर नो बोल दिया। सर अगर आपने नो बोल दिया पार्ट बी सबमिट करने के टाइम, तो एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी, जिस दिन आपने पार्ट बी सबमिट कर दिया उसी दिन को मान लिया जाएगा डेट ऑफ सबमिशन, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बदले बेसिकली वो क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट दे देंगे इन जीएसटी REC 02। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आपने एप्लीकेशन डाल दिया, रूल नंबर 8 बोलता है एप्लीकेशन डाल दीजिए। आपने एप्लीकेशन डाल दिया, अब जाएगा ऑफिसर के पास, ऑफिसर उठाएगा चश्मा और बेटा आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करने लगेगा। तो सर एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा ऑफिसर के पास, एंड रूल नंबर 9 बोलता है वेरिफिकेशन करेगा ऑफिसर। अगर ऑफिसर वेरीफाई कर रहा है और सर एप्लीकेशन उसे सही लगा, एप्लीकेशन सही है, एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, तो सर अगर एप्लीकेशन उसे सही लगा और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको आधार ऑथेंटिकेट करना ही नहीं है, पर्सन इज नोटिफाइड अंडर 25(6)D, जिसको आधार ऑथेंटिकेट करना ही नहीं है, तो ऑफिसर बोलेगा आधार ऑथेंटिकेशन तो चाहिए नहीं, इसका एप्लीकेशन तो करेक्ट है। तो सर इस केस में क्या करेगा, 7 दिनों में 7 वर्किंग डेज में आपका एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रूल नंबर 10 में इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। समझ लीजिए आपने एप्लीकेशन डाला, ऑफिसर वेरीफाई कर रहा था, एप्लीकेशन तो सही था, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, आपने एप्लीकेशन में यस भी बोला है कि मैं आधार ऑथेंटिकेट करूंगा। नंबर 2, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑफ भी किया है। नंबर 3, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल भी है। तो सर याद रखिएगा 7 वर्किंग डेज में अप्रूव कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को, और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। समझ लीजिए थर्ड केस समझते हैं। सर आपने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन तो सही था, आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड था, आपने ऑफ भी किया, लेकिन सर ओटीपी वगैरह सही से आया नहीं, फोन नंबर इनकरेक्ट था, मैं फेल टू ऑथेंटिकेट हो गया, मतलब मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया। अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए तो याद रखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन क्योंकि आपने नहीं किया है, फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन होगा, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर ऑफिसर को सही लगे वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन अप्रूव करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। और एक बार नेक्स्ट केस लेते हैं। समझ लीजिए आप ऑनलाइन गए, एप्लीकेशन सबमिट किया, एप्लीकेशन सही था, लेकिन सर आपको चाहिए था आधार ऑथेंटिकेशन, करना था आपको आधार ऑथेंटिकेट, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड, आप थे इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर और कर्ता, सर आपको आधार ऑथेंटिकेट करना था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने ऑप्ट ही नहीं किया। तो ये बोल रहे हैं हम फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन करेंगे या एनी अदर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हुए विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन आपका एप्लीकेशन अप्रूव करके आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए सर, अगर समझ लीजिए एप्लीकेशन तो सही था, लेकिन मैंने आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड भी था, ऑफ भी किया, सक्सेसफुल भी किया था, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी अगर ऑफिसर को आप पे डाउट है, ऑफिसर को अगर आप पे डाउट है, पीओ डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो पीओ क्या करेगा, एक ऑफिसर जो ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर है, बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर और अबव का परमिशन लेगा, जो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर और अबव जो ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर है उसका परमिशन लेगा, फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करेगा या एनी अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, मतलब फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद within 30 days of submission of application, within 30 days of submission of application, आपका एप्लीकेशन अप्रूव करते हुए आपको रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। मैंने आपको क्या बोला, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, रूल नंबर 9 बोलता है वेरिफिकेशन होगा। सर अब आपका एप्लीकेशन सही था लेकिन आपको आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए नहीं, तो बाबा 7 वर्किंग डेज में पीओ क्या करेगा, 7 वर्किंग डेज में अप्रूव कर देगा रजिस्ट्रेशन को, बेसिकली अप्रूव करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। सर अगर मेरा एप्लीकेशन भी सही था, आधार ऑथेंटिकेशन भी हुआ था, तो भी बाबा 7 दिन में आपका एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर एप्लीकेशन तो सही था, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था, ऑप्ट भी किया लेकिन फेल हो गया। सर करवाना था लेकिन ऑप्ट ही नहीं किया। सर या फिर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था, किया भी, सक्सेसफुल भी है, फिर भी अगर ऑफिसर को फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन कराना है, तीनों ही केस में पहले फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, उसी के बाद बोल रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन 30 दिन के अंदर बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करते हुए रूल नंबर 10 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, समझ लीजिए मैंने एप्लीकेशन डाला, रूल नंबर 8 बोलता है एप्लीकेशन डाला, रूल नंबर 9 में ऑफिसर वेरीफाई कर रहा था, ऑफिसर ने वेरीफाई किया और ऑफिसर को एप्लीकेशन फाउंड डेफिशिएंट, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम लगा, ठीक है सर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड था, आपने ऑप्ट भी किया, सक्सेसफुल भी हो गया, तो सर इधर सिर्फ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम है, याद रखिएगा आपको वो देगा एक नोटिस, सर नोटिस देगा इन जीएसटी आरईसी 03 विद इन 7 वर्किंग डेज, एक बार नोटिस दे देगा, उसके बाद आपको बोलेगा आप दीजिए क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। आप उसने जो क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगा है, देखिए आधार ऑथेंटिकेशन तो सही है लेकिन आपका एप्लीकेशन सही नहीं था, एप्लीकेशन में कुछ मिसिंग था, इसलिए वो आपसे मांग रहा है क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो बेटा पहले आप क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा विद इन 7 वर्किंग डेज इन जीएसटी आरईसी 04। सर अगर आपने दे दिया, अगर पीओ को सब कुछ सही लगा, पीओ इज सेटिस्फाइड, तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो अप्रूव कर देगा रजिस्ट्रेशन को और ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन सर मैंने अगर उसको क्लैरिफिकेशन दिया, उसे अगर क्लैरिफिकेशन पसंद नहीं आया, तो बाबा पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड और नो रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज, अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया है 7 वर्किंग डेज में, तो वो बोल रहे हैं पीओ में रिकॉर्ड द रीजन एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म इन जीएसटी आरईसी 05। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो 7 दिनों में ऑफिसर क्या करेगा, आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर देगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा इन जीएसटी आरईसी 05। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। सर मैंने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन में तो गड़बड़ था, सर मैंने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन इज फाउंड डेफिशिएंट, प्लस आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था, सर मैंने ऑप्ट ही नहीं किया, या सर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, ऑप्ट तो किया लेकिन फेल हो गया, या सर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, सक्सेसफुल भी हुआ, फिर भी ऑफिसर को लग रहा है कि फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन कराना है, तो पहले याद रखिएगा क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया या बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या आपने ऑप्ट ही नहीं किया या आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है आपके केस में, फिर भी ऑफिसर को लग रहा है कि फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और सर उसके बाद अब क्योंकि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था, आपको एक नोटिस दिया जाएगा इन जीएसटी आरईसी 03 और आपको देना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। लेकिन ये नोटिस जो इस बार दे रहे हैं, ये नोटिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दिया जाएगा। आप रिप्लाई कीजिए इन जीएसटी आरईसी 04 गिविंग ऑल योर क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई कर दीजिए। अगर ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगा, अगर ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगा, तो सब नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में वो क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। डन सर। लेकिन सर अगर उसे सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं लगा या मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो पीओ में रिकॉर्ड द रीजन और रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को और आपको इन्फॉर्म कर देगा इन जीएसटी आरईसी
5। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर एक बात बताइए, मेरे को ऑफिसर, मैंने एप्लीकेशन सही दिया, आधार ऑथेंटिकेशन भी किया, ऑफिसर को तो मेरा एप्लीकेशन अप्रूव करना चाहिए 7 दिनों में, उसने नहीं किया। ऑफिसर अगर अपना ड्यूटी से फेल हो जाता है, याद रखिएगा आपने एप्लीकेशन सही दिया, आधार ऑथेंटिकेशन भी सही किया है, और सर ऑफिसर अगर अपना ड्यूटी में फेल हो जाता है तो याद रखिएगा आपका एप्लीकेशन डीम टू बी अप्रूव्ड हो जाएगा। एप्लीकेशन डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड, ऑटो अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो यही बोला है, इफ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन विद इन 7 days फ्रॉम सबमिशन और इन केस ऑफ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आपने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेट किया है 7 दिनों में उसको अप्रूवल देना चाहिए, या सर आपको जीएसटी REC 03 देना चाहिए। तो सर अगर उसने कुछ भी नहीं किया, तो अगर ऑफिसर फेल हो गया है उस केस में डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट लगते हुए आपका रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा, ऑटो अप्रूवल दे दिया जाएगा। डन सर। उसके बाद बोला गया है कि सर अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है, आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है या ऑफ नहीं किया है, या ऑफिसर को लगता है फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ मी डूइंग आधार ऑथेंटिकेशन, फिर भी उसको लग रहा है कि फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो सर उसके पास 30 दिनों का टाइम होता है, 30 दिनों में मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना चाहिए। लेकिन उसने अगर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन उसने मेरा एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया, तो यहां बोल रहा है एप्लीकेशन डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड माना जाएगा। सर ऑफिसर ने मेरे से क्लैरिफिकेशन मांगा, मैंने 7 दिनों में क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब नेक्स्ट 7 दिनों में उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना चाहिए। ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर सबमिशन ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, मैंने 7 दिनों में जब सबमिट कर दिया, उसके बाद उसको 7 दिनों में एक्शन लेना था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो याद रखिएगा एप्लीकेशन डीम टू हैव बीन अप्रूव। और सर जब भी ऑफिसर अपने एक्शंस में फेल हो जाता है, मतलब ये जो 7 दिनों का टाइम, 30 दिनों का टाइम एंड 7 वर्किंग डेज का टाइम उसे दिया गया था, सर उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो जीएसटीएन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइन और ई वेरीफाइड उसे आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा विद इन 3 days पोस्ट एक्सपायरी ऑफ 7 वर्किंग डेज, 30 days और 7 वर्किंग डेज। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो बेटा याद रखना, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो आपको इश्यू किया जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा क्योंकि अब बन गए हो आप रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा REC 06 में इशू होता है, उसमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल कराया जाएगा ऑन द कॉमन पोर्टल, और आपको एक GSTN नंबर जो 15 डिजिट का होता है वो भी असाइन किया जाएगा। सर एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, GSTN नंबर मिल गया, याद रखिएगा रूल नंबर 18 क्या बोलता है। रूल नंबर 18 बोलता है एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, आपको एक बार GSTN नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपनी दुकान के प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगा देना, मतलब बाथरूम वगैरह में मत लगाना, सामने लगाना ताकि लोगों को दिखाई दे कि आप GST रजिस्टर्ड पर्सन हो। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्लस सर GSTN नंबर को अपने दुकान के नेम बोर्ड पे लगा देना, ये बोल रहे हैं रूल नंबर 18। डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन ए प्रोमिनेंट लोकेशन एट द प्रिंसिपल प्लेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। डिस्प्ले GSTN नंबर ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड at the entry of principal place and additional place of business। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सर मेरे को एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो याद रखिएगा एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद रूल नंबर 10A आता है। रूल नंबर 10A बोलता है कि आपको फर्निश करना है अपना बैंक अकाउंट डिटेल कितने दिनों में, सर विद इन द ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न और 45 days whichever is अर्लियर। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 45 days में या ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट मंथली रिटर्न whichever is अर्लियर, तब तक आपको बैंक में जाके बैंक अकाउंट लेके अपना बैंक अकाउंट का डिटेल ऑनलाइन फर्निश कर देना है। ठीक है सर, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता है। बैंक अकाउंट डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन फर्निशिंग का जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होता है TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर या सुओ मोटो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट याद रखिएगा, सर मैं लायबल हो गया, मेरे को रजिस्ट्रेशन सबमिट करना था एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 30 days, मतलब आज लायबल हुआ हूं, उसके बाद 30 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करना था। अगर आपने 30 दिनों में एप्लीकेशन सबमिट किया, एप्लीकेशन ग्रांट हो गया, तो एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल। लेकिन सर अगर मैं यहां पे लायबल हो गया, मैंने 30 दिनों में एप्लीकेशन नहीं डाला, 30 दिनों के बाद डाला और मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिविटी नहीं दिया जाएगा। इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल, यस सर, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। नो सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया 30 दिनों में, तो सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफेक्टिव किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। डन सर, यहां पॉइंट क्लियर है। हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1, जिसमें बोला गया 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन लेना है। सीटीपी एनआईटीपी 5 दिन पहले लेगा। एसईजेड है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा। सर अगर आप टीडब्ल्यूआई में हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में लोगे। सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल लेना है। रूल नंबर 8 बोलता है एप्लीकेशन डाल। रूल नंबर 9 बोलता है वेरिफिकेशन होगा। रूल नंबर 10 बोलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। रूल नंबर 10A बोलता है कि सर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना है विद इन 45 डेज और फर्स्ट मंथली रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब आता है रूल नंबर 10B जो नवंबर 22 के लिए फ्रेश इंट्रोडक्शन है। सर रूल नंबर 10B क्या बोलता है? अगर आप हो एक रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 25(6)D, मतलब अदर देन न्यू दिल्ली PSU, सर जिसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, तो सर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो सर बेसिकली यू आर IAMK, इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड कर्ता, इनको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। मतलब बेसिकली जो जिन लोगों को नहीं करना है उनको छोड़ के, किनको नहीं करना है? न्यू दिल्ली PSU को नहीं करना है, उनको छोड़ के जिसको भी आधार ऑथेंटिकेट करना है, ये रूल नंबर 10B आता है। रूल नंबर 10B क्या बोलता है कि सर अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया है, आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोप्राइटर का करना पड़ेगा अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अगर पार्टनरशिप फर्म है एनी पार्टनर का करना पड़ेगा। अगर HUF है तो कर्ता का करना पड़ेगा। अगर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ ए मैनेजिंग कमिटी का करना पड़ेगा, ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी। अगर ट्रस्ट है तो सर ट्रस्टी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, उसको अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। एंड ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का एंड ऑथराइज सिग्नेटरी का। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर का, एनी पार्टनर का एंड ऑथराइज सिग्नेटरी का। HUF है तो कर्ता एंड ऑथराइज सिग्नेटरी का। बेसिकली ऐसे बोल रहे हैं। और क्यों कराना पड़ेगा? सर अगर आपको फाइल करना है रिवोकेशन एप्लीकेशन GST REG 21, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और आप अप्लाई करते हो फॉर रिवोकेशन कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कीजिए, तो जब रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो रिवोकेशन एप्लीकेशन डालने से पहले, रिवोकेशन एप्लीकेशन जो रूल नंबर 23 में बोला गया है वो डालने से पहले आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, नहीं तो रिवोकेशन एप्लीकेशन नहीं जाएगा। ठीक है सर। नंबर 2 बोलता है फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 अंडर रूल नंबर 89 या फॉर गोइंग हेड एंड क्लेमिंग रिफंड अंडर रूल नंबर 96। इन 3 चीजों के लिए बेसिकली अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया है तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज आप करना चाहते हो, रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल रहे हो या रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल नंबर 89 डाल रहे हो या रिफंड क्लेम अंडर रूल नंबर 96 फाइल कर रहे हो, तो बेसिकली इन 3 केस के पहले आपका आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए। सर मेरे पास तो आधार नंबर है ही नहीं तो क्या करूं? इन्होंने बोला इफ नो आधार, अगर आपके पास आधार नंबर है ही नहीं तो सर आप फर्निश कीजिए आधार एनरोलमेंट ID स्लिप। आप जाइए आधार के लिए अप्लाई कीजिए, आधार एनरोलमेंट जो ID स्लिप होता है वो दीजिए। अलॉन्ग विद दैट आपको देना पड़ेगा अपना बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ और वोटर ID दे दीजिए या फिर पासपोर्ट दे दीजिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए। मैंने क्या बोला रूल नंबर 10B में? रूल नंबर 10B सिंपल क्या बोलता है? रूल नंबर 10B बोलता है अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है और आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाया हुआ है, आप एक काम कीजिए, अगर आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन डालना है, रूल नंबर 89 में रिफंड एप्लीकेशन डालना है, रूल नंबर 96 में रिफंड क्लेम करना है, तो सर आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। डन सर। सर मेरे पास अगर आधार है ही नहीं तो क्या करो? एक काम कीजिए, अपना आधार एनरोलमेंट ID डालिए, अलॉन्ग विद दैट बैंक पासबुक अटैच कर दीजिए जो बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है सर, या फिर आधार एनरोलमेंट ID स्लिप के साथ अपना वोटर ID लगा दीजिए या पासपोर्ट लगा दीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए। ठीक है सर। और फिर प्रोवाइजो बोलता है एक बार इसके बाद, अभी तो हम आपका एप्लीकेशन ले रहे हैं विथ ऑन द बेसिस ऑफ योर आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, लेकिन एक बार आपको आधार मिल गया, सच पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ एनरोलमेंट ऑफ आधार नंबर। एक बार आधार नंबर मिल गया सर, विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर, एक बार आधार नंबर अलॉटमेंट हो गया, आपको आधार नंबर मिल गया, 30 दिनों में आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना। उसके बाद आया रूल नंबर 25। सर रूल नंबर 25 क्या बोलता है? PO रूल नंबर 25 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर
रूल नंबर 25 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर में गेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डन बिफोर और आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका प्रेमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है बिफोर ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन भी। सर आपके यहां पीओ आएगा, वेरिफिकेशन मींस आपका फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करेगा, फोटो वगैरह लेके जाएगा, उसके बाद जाके एक अपलोड करेगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट विद अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स इन जीएसटीआरईजी 30 और ये करेगा विद इन 15 वर्किंग डेज। ठीक है सर वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है? हाँ बाबा हो सकता है। अगर आपने फेल किया हो आधार ऑथेंटिकेशन या आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया है। सर वेरिफिकेशन क्या आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है? हाँ बाबा आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। अगर फॉर एनी अदर रीजन, कोई और रीजन रहा तो आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन हो सकता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1। क्या पढ़ाया सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 में? सर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन 30 डेज, सीटीपी एनआरटीपी 5 दिन पहले लेगा। सर उसके बाद क्या बोला मैंने? एसईजेड है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा, अगर टीडब्ल्यूआई में है तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद आया रूल नंबर 8 एप्लीकेशन डालिए, रूल नंबर 9 वेरिफिकेशन होगा, रूल नंबर 10 सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, रूल नंबर 18 बोलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगा देना, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जीएसटीएन नंबर को अपने दुकान के साइन बोर्ड पे लगा देना। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है कि सर रूल नंबर 10A बोलता है बैंक अकाउंट डिटेल आपको फर्निश करना है। सर बैंक अकाउंट डिटेल कितने दिनों में फर्निश करना है? बैंक अकाउंट डिटेल विद इन फर्स्ट मंथली रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट मंथली रिटर्न और 45 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद क्या बोला? रूल नंबर 10B बोला कि सर अगर रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो सर उसके बाद लेकिन आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन इशू हो, सर्टिफिकेट इशू हो चुका है और अगर आपको फ्यूचर में समझ लीजिए रिवोकेशन एप्लीकेशन डालना है, रिफंड एप्लीकेशन डालना है तो सर आधार ऑथेंटिकेशन तो कराना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 25 भी हमने पढ़ा कि सर फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन हो सकता है बिफोर ग्रांट और आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो किया जा सकता है, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एनी अदर रीजन भी किया जा सकता है। डन सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 आता है। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सर अगर आपके पास मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है तो सर अगर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मतलब आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन कैसे सर? रूल नंबर 11 बोलता है सेपरेट एप्लीकेशन दीजिए, आरईसी 01 में सेपरेट वेरिफिकेशन होगा और सेपरेट रूल नंबर 10 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सेक्शन नंबर 25(3) बोलता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए, सर मैं बनना चाहता हूं बकरा, मेरे को लेना है रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, बेटा ले लीजिए। रूल नंबर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर एक पर्सन चाहे जो लायबल नहीं है उसको भी दिया जा सकता है। सर क्या इफेक्ट होगा अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया? ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल होते हैं वो आपको अप्लाई करेंगे, मतलब आईटीसी लीजिए, जीएसटी चार्ज कीजिए, इनवॉइस इशू कीजिए, आउटपुट इनपुट को सेट ऑफ कीजिए, रिमेनिंग पे कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए, सारे प्रोविजन जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल होते हैं वो आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 25(4) एंड सेक्शन नंबर 25(5) डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करता है। सेक्शन नंबर 25(4) बोलता है, सेक्शन नंबर 25(4) बोलता है अगर एक स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो दोनों बन जाएंगे, क्योंकि आपके दूसरे रजिस्ट्रेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। सर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, दूसरे स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन, उसको भी डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। सर एक स्टेट में एक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड, दूसरे स्टेट में दूसरा एस्टैब्लिशमेंट नॉट रजिस्टर्ड, स्टिल दोनों को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6 जो बोलता है अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए बेटा तो पैन मैंडेटरी है, पैन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप टीडीएस डिडक्टर, सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के केस में याद रखिएगा, मे हैव टैन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, टीडीएस डिडक्टर को रजिस्ट्रेशन टैन के बेसिस पे भी दिया जा सकता है। उसके बाद सर टीडीएस डिडक्टर एंड टीसीएस कलेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है रूल नंबर 12। ये बोलता है रूल नंबर 12 एप्लीकेशन to TDS deductor and TCS collector applicable to TDS deductor and TCS collector, मतलब अगर एक TDS deductor TCS collector रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो सर वो जाएगा ऑनलाइन और अप्लाई करेगा GST-RSG 03 में पार्ट ए में वो डिटेल देगा या वो स्टेट मेंशन करेगा जहां उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए,
पार्ट बी में अपना हेड ऑफिस जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका स्टेट का डिटेल्स डाल देगा और सर उन्हें 3 दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। यस सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको भी जीएसटी आरईसी 06 में ही दिया जाता है। बेसिकली रूल नंबर 9 एंड 10 एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद आ गया 6A बोला अगर आप एक पर्सन हो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको भी आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा लेकिन फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड। 6B बोलता है अगर आप एक इंडिविजुअल हो 1 अप्रैल से आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। सर 6C से बोल रहा है अगर आप एक ऑथराइज सिग्नेटरी मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड करता हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 6B एंड 6C न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में एप्लीकेबल होता है। 6D बोलता है अगर आप हो न्यू दिल्ली PSU तो आपको आधार ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है। सर सेक्शन नंबर 25(7) बोलता है अगर आप हो एक NRTP को बोला गया है आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन जाएगा जीएसटी आरईसी 09 में अलॉन्ग विद दैट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट लगाना है और सर अप्लाई करना है 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। याद रखिएगा एक एनआरटीपी के लिए बोला गया है, एनआरटीपी को आरईसी 09 में अप्लाई करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट लगाना है और सर जब भी वो अप्लाई करेगा 5 दिन पहले बिजनेस कमेंसमेंट के पहले अप्लाई कर देगा और सर हमेशा एडवांस टैक्स टू बी डिपॉजिटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। एक बार एडवांस टैक्स दे दिया उसके बाद सर रूल नंबर 9 एंड 10 अप्लाई हो जाएगा मुटेंडिस मतलब ऑफिसर करेगा वेरिफिकेशन उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा एक बात, एप्लीकेशन जो एक एनआरटीपी लगाता है दैट विल बी साइंड और ई वेरीफाइड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है एंड उसके पास एक वैलिड पैन नंबर है। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 25(8) आता है। सेक्शन नंबर 25(8) बोलता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया तो ऑफिसर आपका कर देगा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन में रूल नंबर 16 एप्लीकेबल होता है जो बोलता है सर अगर एक पर्सन लायबल हो गया अंडर सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन नंबर 24 तो सर उसके बाद क्या हुआ, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन एक इंक्वायरी हुआ, सर्वे हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और बेटा पकड़ा गया तो पीओ फाइंड्स दैट पर्सन इज लायबल बट फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन तो पीओ क्या करेगा, आपको रजिस्टर कर देगा ऑन टेम्पररी बेसिस और एक ऑर्डर दे देगा, ले बेटा ले जीएसटी आरईसी 12 दे देगा और बोलेगा आपको मैंने रजिस्टर कर दिया टेम्पररी बेसिस पे। अब आप एक काम कीजिए, आपको जब उसने जीएसटी आरईसी 12 दे दिया ऑर्डर के अगेंस्ट आप या तो अपील में चले जाइए 90 दिनों में या सर ऑनलाइन जाइए और एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। बेसिकली अपना सारा डिटेल्स डालिए, रूल नंबर 8, 9, 10 आपको अप्लाई करेगा। बेसिकली सर एक बार ऑफिसर ने मेरे को आरईसी 12 दे दिया या तो मैं जा सकता हूं अपील में 90 दिनों में या 90 दिनों में मेरे को सबमिट करना है एप्लीकेशन। रूल नंबर 9 में वेरिफिकेशन होगा, रूल नंबर 10 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। यहां जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको इफेक्टिव किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ आरईसी 12। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर मैं अपील में चला गया, अपीलेट अथॉरिटी ए मतलब अपीलेट अथॉरिटी सेट्स असाइड द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब बोला ये ऑफिसर जो आरईसी 12 इशू किया है बेकार है तो सर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने बोला जो प्रॉपर ऑफिसर ने आरईसी 12 दिया है वो सही है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा सर, जैसे ही आपको ऑर्डर आया विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आपको ऑनलाइन जाना है, रूल नंबर 8 में एप्लीकेशन डालना है, रूल नंबर 9 में वेरिफिकेशन होगा, रूल नंबर 10 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और यहां जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसको इफेक्टिव किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ जीएसटी आरईसी 12। डन सर, पॉइंट इज क्लियर। अब चलिए बाबा सेक्शन नंबर 25(9) क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 25(9) बोलता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एनी एमएफआईओ सर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट या कॉन्सुलेट एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री एंड एनी अदर क्लास ऑफ नोटिफाइड पर्सन जिसको कमिश्नर ने नोटिफाई किया है सर कॉन्सुलेट एम्बेसीज वगैरह को क्या दिया जाएगा, यूआईएन नंबर दिया जाएगा। सर हमें यूआईएन नंबर क्यों दिया जाएगा, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप एक कॉन्सुलेट एम्बेसी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन हो तो बेसिकली आप जो भी परचेस करते हो वो जिससे परचेस कर रहे हो उसको अपना यूआईएन नंबर दे देना। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने के समय आपका यूआईएन नंबर के अगेंस्ट में टैक्स जमा करेगा। आप एक काम कीजिएगा, कॉन्सुलेट एम्बेसी आप रिफंड के लिए अप्लाई करके टैक्स का रिफंड ले लीजिएगा और इसीलिए बोला गया है आपको लेना पड़ेगा यूआईएन नंबर। इनको किया जाता है यूआईएन नंबर ग्रांट फॉर पर्पस इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस और नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। सर यूआईएन के लिए एप्लीकेशन जाता है आरईसी 13 में, एक बार वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 3 दिनों में आपको यूआईएन नंबर दे दिया जाएगा। याद रखिएगा अगर यूएस एम्बेसी समझ लीजिए 3 जगह है इंडिया में फिर भी उनका एक ही यूआईएन नंबर होगा क्योंकि यूआईएन इज एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जीएसटीआईएन नंबर तो स्टेट वाइज होता है लेकिन यूआईएन नंबर
पूरे देश के लिए एक ही दिया जाएगा आपको। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 1 मैंने आपको पढ़ाया, जो बोला 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन लेना है, सीटीपी एनआरटीपी 5 दिन पहले लेगा, एससीजेड सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद मैंने बोला टीडब्ल्यूआई में हो सप्लायर तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लेना। सेक्शन नंबर 25 2 बोला मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सेक्शन नंबर 25 3 बोला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, बकरा बनना है ले लो रजिस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लायबल नहीं हो फिर भी ले लो। सेक्शन नंबर 25 4 एंड सेक्शन नंबर 25 5 डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 25 6 बोलता है पैन मैंडेटरी है, टीडीएस डिडक्टर 10 के बेसिस पे भी ले सकता है। सेक्शन नंबर 25 6A से 6D तक बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, IAMK को लेना है, न्यू दिल्ली PSU को नहीं लेना है सर। उसके बाद बोला है सेक्शन नंबर 25 7 NRTP को रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है सर। एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, रेजिडेंट होगा इंडिया का विद ए वैलिड पैन। सेक्शन नंबर 25 8 बोलता है सुओ मोटो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिए ऑफिसर आपको सुओ मोटो रजिस्टर कर सकता है ऑन टेम्पररी बेसिस। डन सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 9 आया UIN होल्डर, सर अगर आप हो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, कॉन्सुलेट एम्बेसी वगैरह तो आप यूएन नंबर आपको दिया जाएगा फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन योर परचेजेस बेसिकली। ठीक है सर। उसके बाद 10 सेक्शन नंबर 25 10 11 12 टोटल बकवास है, टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25 के बाद आता है सेक्शन नंबर 26 जो बोलता है डीम रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। ये बोलता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यूएन नंबर ग्रांटेड और रिजेक्टेड अंडर द SGST और UTGST एक्ट, तो मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यूएन ग्रांट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है अंडर CGST एक्ट भी। सो मतलब सर अगर आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया अंडर SGST एक्ट, मान लिया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया अंडर CGST एक्ट, सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देना। सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है अंडर SGST एक्ट, मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है अंडर CGST एक्ट भी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26 क्लोज होता है। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 25 एक A ग्रेडेड टॉपिक है जिसमें से एक 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रूल नंबर 10B नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट है जो बोलता है अगर आप एक व्यक्ति हो जिसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है और आपको करना है रिवोकेशन एप्लीकेशन, या आपको फाइल करना है रिवोकेशन एप्लीकेशन या रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल नंबर 89, या आपको रिफंड क्लेम करना है अंडर रूल नंबर 96, तो बेटा आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू रूल नंबर सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26 क्लोज करता हूं। कंग्रेचुलेशंस पीपल।